लेकिन अगर एक शख्स, यकीन करे तमाम सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेसी के लिए वी रिस्पेक्ट, दे आर सन ऑफ द सॉइल, वी बिलीव इन इट, लेकिन अगर एक सेक्रेटरी अपनी ग्रेस को छोड़ के, सेक्रेटरीशिप की ग्रेस को छोड़ के मुंशी का किरदार अदा करे, इस वक्त जो मौजूदा हेल्थ सेक्रेटरी है वो मिनिस्टर हेल्थ का मुंशी का किरदार अदा कर रहा है, तो आप मुझे बताओ तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं उसको मुंशी कहने। जब आप डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी को होना चाहिए था कि वो पॉलिसीज़ पे काम करता, पॉलिसी मैटर डिस्कस करता, नए नए पॉलिसीज़ को लेके आता। ये एक मिनिस्टर का मुंशी बन के लगा हुआ है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। ठेका, टेंडर, कमीशन, करप्शन के अलावा अगर कुछ हो तो किसी भी फोरम पर हेल्थ के किसी भी बंदे से, मिनिस्टर से लेकर ज़ीरो तक, किसी से भी डिबेट करने को तैयार हैं। अगर हम गलत हों तो हमें फांसी चढ़ा दो, अगर हम गलत ना हो तो कम से कम हमारी बातों को इतना तो सुनो, खुदारा बलूचिस्तान के लोग भी जीने का हक रखते हैं। बलूचिस्तान के गरीब अवाम आज भी मोर देन 90%, 97% ऑफ लोग इन्हीं गवर्नमेंट अस्पतालों पे डिपेंडेंट हैं। अगर आज भी हम इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम खुद को मुजरिम समझेंगे, हमारी नस्लें, हमारे आने वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो सब हमें मुजरिम समझेंगे। तो लिहाजा मैं आपको एक कहानी इस हवाले से शुरू करता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मेसीज़ बनाई हैं, उसको शो किया, 20-20 लाख के फार्मेसीज़ हमने बनाए हैं। उस फार्मेसीज़ का मेडिसिन उनमें है नहीं, 4 दवाइयाँ उसके अंदर रखी हुई है सिर्फ पोर्ट्रे करने के लिए। हमारा मसला शुरू दिन से मेडिसिन रखने का नहीं था, मेडिसिन की नॉन अवेलेबिलिटी। मेडिसिन होगा तो पहुंचता था, मेडिसिन नहीं होता था तो रोना धोना चीखना, डॉक्टर के साथ लड़ाई मारपीट लोग करते थे। आज भी वही मसला है कि मेडिसिन नहीं है, रखने की जगह का मसला नहीं है। यारों ने रखने की जगह बना ली और उसके ऊपर टेंडर कमीशन के ज़रिए से पैसा हड़प कर लिया। ये भी आप आके देख सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे इन हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अलावा मोहतरम मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब हम आए हैं तो सिविल अस्पताल का कैथ लैब हमने फंक्शनल किया है। भाई रिकॉर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे मेरे भाइयों अभी भी जा सकते हो सिविल अस्पताल का। ये मेरे साथ कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, 24 घंटे जो है ना उधर बैठा होता है और कैथ लैब में सारा काम ये करता है, डॉक्टर अजब खान। ये बिल्कुल फंक्शनल था। ये शख्स मतलब गलत बयानी नहीं है, ये झूठ है, ठीक है। गलत बयानी तो थोड़ा सा अच्छा लफ्ज़ है इनके लिए, ये वारे का नहीं है। ये खुलेआम और सरेआम झूठ की बुनियाद पर इस डिपार्टमेंट को चला रहा है और ये कह रहा है कि कैथ लैब जब मैं आया हूँ तब ये जाकर फंक्शन, नहीं, ये फंक्शनल था, ये काम कर रहा था तब भी और आज भी चल रहा है और आपसे पहले ये बना था। फिर ये कहता है जब हम आए हैं हमने पहला कैबेज जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिक कार्डिक सर्जरी है, ये पहली सर्जरी हमने पहली दफ़ा बलूचिस्तान में करवाई है। असेंबली में फ्लोर पे खड़े होकर ये शख्स कह रहा है, अरे पागल 200 से ज़ायद तो पहले कैबेज हो चुके हैं, 350 से ज़्यादा तो पहले भी जो है ना डिफरेंट वाल्वुलर हार्ट सर्जरीज, कंजेनिटल हार्ट सर्जरी सब हो चुकी हैं। खुदारा लोगों को गुमराह ना करो अपने चंद पैसों की खातिर। खुदारा बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के साथ इन जैसे लोगों को ला के बलूचिस्तान की हेल्थ को, मुस्तकबिल को तबाह ना करो, बर्बाद ना करो। इसके अलावा जूनियर लोगों को सीनियर पोस्ट पे तैनात करना, एक बंदे को 2 एडिशनल चार्जेस देना। सीएम बलूचिस्तान ने एक दिन फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि जालावान मेडिकल कॉलेज का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसने प्रोजेक्ट को फेल किया, हमने कैप कर लिया, बंद कर लिया, क्योंकि उस बंदे के पास 2 चार्ज थे। कितने? 2। आया उसको सुरखाब के पर लगे थे कि वहाँ भी काम कर सकता है, यहाँ भी काम कर सकता है, इस तरह तो नहीं हो सकता है। हम ठीक है आपकी बात को ले लेते हैं। वो शख्स गलत था, उसके पास 2 चार्ज थे, नहीं संभाल सकता था। अभी एक शख्स है HRD का लुक आफ्टर चार्ज, उसके साथ है, उसको DMS बना दिया है BMC के अंदर। अब वो HRD कब जाता है, BMC कब जाता है, ज़रा आप जाके पता कर लें। एक बंदा है डिप्टी डायरेक्टर है DG ऑफिस के अंदर, उसको बना दिया MS सिविल हॉस्पिटल लोरलाई। वो है 18 ग्रेड का, पोस्ट पे बैठा है 20 ग्रेड का और वो बेचारा फिजिकली माजूर भी है।
अब ये बताओ कि उसके अंदर ये कॉम्पिटेंसी कहाँ से आ गई, या ये कॉम्पिटेंसी है या आपके करप्शन का हिस्सादारी है? तो ज़रा ये आप खुद फैसला कर लें। तुर्बत टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत के अंदर एक शख्स को बिठाया गया जो 17 ग्रेड, माशाल्लाह 20 ग्रेड के पोस्ट पे, टीचिंग हॉस्पिटल के 20 ग्रेड के पोस्ट पे 70 के बंदे को बिठाया, वो भी किसके साथ? एडिशनल चार्ज। वो बंदा एट द सेम टाइम वाइस प्रिंसिपल भी है मकरान मेडिकल कॉलेज के अंदर, और वहीं पर एट द सेम टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर भी है मकरान मेडिकल कॉलेज में। तीन ओहदे संभाले हुए हैं और जनाब चला रहा है, और 17 ग्रेड का है, माशाल्लाह काबिलियत ही काबिलियत है। तो ज़रा ये मज्जो मुंशी से पूछा जाए, ये काबिलियत आपको नज़र कहाँ आई कि ये 17 ग्रेड के बंदे को, जनरल कैडर के बंदे को, और ना तो आप चीख रहे होते हो मैनेजमेंट, तो इस बंदे को आपने बैठा दिया जो एक तरफ जो है ना कॉलेज को संभाल रहा है, दूसरी तरफ अस्पताल को संभाल रहा है। ज़रा जाके तो देखो पीछे हो क्या रहा है। तो जब ये सारे तमाशे ये लोग कर रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, कुछ अस्पतालों में आपकी इत्तला के लिए, वो मैं फ़िलहाल नाम नहीं लूँगा लेकिन वक्त आने पे लूँगा, चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, आप सबके इल्म में होगा, ड्यूअल जॉब के अंदर बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया। तो होना तो ये चाहिए था कि एक बंदा, ड्यूअल जॉब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी 8-9 महीने तनख्वाह बंद रही, लेकिन वो लोग गिल्टी नहीं थे, खाम उनकी तनख्वाह बंद, उनके साथ ज्यादती हुई। हम बार बार इनको कहते रहे कि भाई इनकी क्लियरेंस हो चुकी है, इनकी क्लियरेंस हो चुकी है, कि इनको क्लीन चिट दिया जाए ताकि इनकी तनख्वाह चले, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। ऑन दी अदर एंड जिन बंदों के ऊपर लाखों की रिकवरी है, उनको 20 ग्रेड के, छोटे ग्रेड के होते हुए 20 ग्रेड के पोस्टों पे बिठाया हुआ है, और सुबह से शाम तक का एक टाइल लग रहा है, एक टाइल निकल रहा है, एक टाइल लग रहा है, एक टाइल निकल रहा है, एक गेट उतर रहा है, दूसरा चढ़ रहा है। भाई खुदा के लिए, ये अस्पताल है, अस्पताल के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड करो, इक्विपमेंट प्रोवाइड करो, उसको जो है लोगों को फैसिलिटेट करो ताकि वहाँ पेशेंट्स की जो है इलाज हो सके। सिविल, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, पूरे सूबे के अंदर 1300 नर्सेज हैं। सिविल अस्पताल अपने एसएनई में डिमांड करता है कि मुझे 1050 नर्सेज चाहिए ताकि मैं स्मूथ रनिंग करूँ, और सिविल अस्पताल में इस वक्त 180 नर्सेज हैं। तो कहाँ तक जो ना फंक्शन, इस चीज़ को इनको बता दो, कहते हैं नहीं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि असेंबली के अंदर खड़े होके कि अगर हम 10,000 डॉक्टर भी लेकर आ जाएं, 10,000 डॉक्टर भी लेकर आ जाए, तब भी हम डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कहते हैं हम पोस्ट नहीं देंगे। भाई पोस्ट नहीं दोगे तो मेडिकल कॉलेजेस क्यों बनाए? एक तरफ इंकलाब का नारा लगाते हो कि मैं बलूचिस्तान में ये जो है ना गुल खिला रहा हूँ, दूसरी तरफ जो है ना आपके हरकतें ये हैं। तमाम मेडिकल, जालावान मेडिकल कॉलेज तो आपके सामने है कि उसको कैप कर दिया। तीनों मेडिकल जो नए मेडिकल कॉलेजेस थे, जालावान, लोरलाई और मकुरान, इन सब के बजट्स को ऐसे कट्स लगा दिए गए कि ताकि किसी न किसी तरीके से बंद हो जाए। तो या तो सही मानों में इन तमाम, ये बोला मेडिकल कॉलेज को भी बंद करो, ये तीनों मेडिकल कॉलेज को बंद करो, वो किम्स वाले को भी बंद करा दो कि भाई आप प्राइवेट हो, हमारे यहाँ सूबे के अंदर जो है ना कोई हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, तो सरेआम आके कह दो कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल कॉलेज बंद करो, किस्सा ख़त्म, कोई आपसे पोस्ट नहीं मांगेगा। जब हम आपको कहते हैं पोस्ट दे दो लोगों को, आप कहते हो पैसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि लोगों को मेडिसिन दे दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। हम कहते हैं मेडिसिन का बजट बढ़ा दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे टेंडर ठेके, ये सारा एक बजट से जून से पहले टफ टाइल लगा अस्पताल के अंदर, अब बजट जो है ना दूसरा बजट आ गया, अब दोबारा जो है ना अगला कहानी शुरू हो गया, उसके अंदर जो है ना दूसरा कहानी शुरू हो गई, अब मार्बल लगा रहे हैं, अब उधर कालीन बिछा रहे हैं। ओ भाई जिसका पेशेंट ज़ख्मी है या वो मर रहा है, उसको आप सोने के तख्त पे बिठाओ, लेकिन जब तक उसका इलाज नहीं होगा उसको आप किसी भी जगह पे बिठाओ, उसको चैन नहीं आएगा। आपकी ये कालीन पे उसको आपको चैन आएगा। आर्टिफिशियल ग्रास लगा रहे हो, किस्मत में लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? अवाम का पैसा है। ये अगला मैं आपको 2025 का PSDP का एक छोटा सा झलक किए, इसके अंदर ये सारी चीज़ें बाद में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कहानी, BMC और ट्रामा का एडिशनल वर्क 1278 मिलियन खाम। भाई अभी आपने BMC में खर्च किया था पिछले जून के बजट में, नहीं एडिशनल वर्क, कौन सा वर्क पता नहीं क्या है। टाइल लगाओ, टाइल हटाओ, टाइल हटाओ, टाइल लगाओ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नारा क्या है? इंकलाब ला रहे, इंकलाब ला रहे। भाई इंकलाब टाइल का ला रहे हो, करप्शन का ला रहे हो, टेंडर का ला रहे हो, किस चीज़ का ला रहे हो? लोगों को तो बताओ। ट्रामा एंड BMC 2446 मिलियन। भाई किस चीज़ के लिए? भाई टेंडर करना है, ट्रामा करना है, टेंडर करना है, टाइल लगाना है, टाइल हटाना है। यार खुदा के लिए लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। डिजिटल मॉर्चरी 150 मिलियन, BMC के अंदर फिर से 808 मिलियन फॉर रिवैम्पिंग। यार खुदा के लिए भाई क्या रिवैम्प कर रहे हो? या तो गिराओ, नया चीज़ बनाओ। इधर जो है ना सर्जिकल टावर का प्लान हुआ था, वहाँ पे जनाब DG साहब ने एक सिर्फ नुक्ता समझाना चाहूँगा,
जो भी गवर्नमेंट के इदारा, जो भी कोई नई कंस्ट्रक्शन बनती है और एक ऐसी जगह पर बनती है वहाँ पे दोबारा से आपने, वहाँ पे ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हो, तो पहले आपने गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी। इजाज़त के बाद फिर आपने टेंडर करना कि भाई ये हम गिरा रहे हैं, गिराने का टेंडर होगा, ठेका होगा। उसके बाद जब वो गिरेगा उसका मलबा का जो है ना रेट एस्टिमेशन होगी, वो मलबा बिकेगा। और उसके अंदर जो जो सामान लगा था, क्यों वहाँ पे बेड्स भी थे, मशीनरी भी थी, वेंटिलेटर्स भी थे, और बेड या आईसीयू के दूसरे न्यूरो सर्जरी के, INT के जितने भी सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। उसके ऊपर जनाब DG साहब ने करप्शन करके सारा गिरा दिया, किसी को पता ही नहीं चला, रातों रात गिरवा दिया। और अब उसके ऊपर एक इंक्वायरी, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक इंक्वायरी, वो ये इंक्वायरी है, वो इस इंक्वायरी को आज भी दबा के बैठा है, वो इंक्वायरी को पब्लिक नहीं होने दिया जा रहा है कि उस इंक्वायरी का लोगों को तो पता चले कि भाई इन्होंने क्या क्या करप्शन किए। अगर आप नहीं करोगे ये फिर इसी तरह बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर आके बैठ जाएंगे, तो इस तरह निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस वक्त निज़ाम को बर्बाद करने वाला ठाप के ऊपर जनाब बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, जो कि हेल्थ का मिनिस्टर है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डॉक्टर्स को चाहे धमकाने से, वो भी आखिर में एक बात बताऊंगा कि किस तरह ये कुछ लोगों को धमका रहा है, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना ये किस तरह अपने गुमाश्तों को मार्केट के अंदर छोड़ के किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये सेक्रेटरी हेल्थ मुजीबुर रहमान पानेजी साहब, जो दफ्तर में नहीं बैठता, ठीक, ऑफिशियल टाइम है सुबह के, आप 8 बजे 9 बजे आप जब भी आते हो आप जाके इनके ऑफिशियल टाइम 4 बजे तक बैठते हो, 3 बजे तक बैठते हो, आपको ऑफिस में होना चाहिए। नहीं, जनाब जिन्ना टाउन में बैठते हैं, तो आप फिर सरकारी तौर पर डिक्लेयर करो कि जिन्ना टाउन का ऑफिस है, फिर हम वहाँ आके लोग आपसे मिलेंगे। नहीं, फिर सरीना होटल में जाके बैठा होता है। फिर कभी जो है ना वो कि मैं वहाँ से एडवांसमेंट लेके आऊँगा, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं मैं एडवांसमेंट लाऊंगा, कभी लाहौर जा रहे हैं एडवांसमेंट लाऊंगा, कभी कराची जा रहे हैं हेल्थ सिस्टम को विजिट कर रहे हैं। नई चीज़ तो हमने नहीं देखी है, टेंडर टेका ठायल, टेंडर टेका ठायल। इसके अलावा आप चलो, अब हम आपको दिखाएंगे कि भाई इनकी इसके अलावा कोई औकात नहीं है, इन्होंने हेल्थ के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ खुर्द बुर्द और जो है ना करप्शन और ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने पेश कर दी। इसके अलावा हेल्थ के अंदर इन्होंने कोई भी तब्दीली नहीं लिया। तब्दीली का जो ये लोग नारा लगा रहे थे, तो दैट वाज ज़ीरो, तब्दीली का बिल्कुल और बिल्कुल कोई नारा नहीं। तो आखिर में मैं तमाम साफ़ी हज़रात के तवस्सुत से पीपल्स पार्टी की आला क़ियादत, मैं समझता हूँ कि वो विजनरी तौर पर शायद बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हों, लेकिन जो ये ठग उन्होंने इधर बिठाया हुआ है, खुदा रहा इसको किसी तरीके से यहाँ से फारिग किया जाए, बलूचिस्तान की आवाम को बख्श दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे। हम इस दफ़ा ना इस्लामाबाद जाएंगे, ना किसी सीएम हाउस जाएंगे, ना हम किसी से वो करेंगे, हम सीधा बिलावल हाउस कराची की तरफ मार्च करेंगे। हम अपना मुजाहरा वहीं पे जाके पीपल्स पार्टी की क़ियादत के घर के सामने खड़े होकर वहीं पे मुजाहरा करेंगे। हम अपने तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को लेकर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पर YDA पाकिस्तान, YDA सिंध और तब सब के साथ मिल के जो है ना हम वहाँ चले जाएंगे और वहीं पे एहतजाज करेंगे। तो लिहाजा आखिर में तमाम इदारों से, नैब से, एंटी करप्शन से एक पुरजोर अपील है कि खुदारा बलूचिस्तान को बचाया जाए। इन तीनों अशखास के ख़िलाफ़ एक हाई जुडिशल इंक्वायरी की जाए, सबसे पहले इनको इनके ओहदों से हटाया जाए, ताकि ये इंक्वायरी के अंदर कोई भी खलल ना डलवा सके, अपने पावर का मिसयूज़ कर सके। क्योंकि जिस तरह इन्होंने पावर का मिसयूज़ फाइनेंशियल तौर पर किया है वो ये दर सबके सामने है, और इन तमाम चीज़ों की चीज़ें रिकॉर्ड के साथ आपके यहाँ मौजूद है और हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मुद्देनज़र रखते हुए फिलफौर इनको फारिग कर दिया जाए और इनके ख़िलाफ़ हाई जुडिशल इंक्वायरी स्टार्ट कर दी जाए और हेल्थ को बचाया जाए। क्योंकि ये आप हमारी आवाज़ है साफ़ी बिरादरी, और वक्त में आप हमारी आवाज़ बने हैं, अदरवाइज़ हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं। अब आपके बग़ैर आप हमारी आंखें हैं, आप हमारी ज़बान है। ये बात आपने लोगों तक पहुंचानी है, आपने आवाम तक, आवाम की आगाही के लिए कि किसी न किसी तरीके से हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बचा सके, अपने अस्पतालों को बचा सके। जिस तरह हमने पिछले उसमें प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ लड़ के हमने इनसे वो प्राइवेटाइजेशन वाला प्रोसेस स्टॉप करवाया, जिसका क्रेडिट आज ये मिनिस्टर हेल्थ असेंबली में खड़े होकर लेता है कि हमने प्राइवेटाइजेशन रुकवाई। जनाब आपने नहीं रुकवाई, आप आज भी उसके पीछे लगे हो, आप आज भी छौंच मार रहे हो कि किसी तरीके से मुझे मौका मिले और ये अस्पतालों को बेच दूं और अपनी प्रॉपर्टी बना के, जिस तरह आपका भाई आज हवाले वालों के पास मैं और आप नहीं जा सकते हैं। हवाले वाले जो है वैसे बंद है, कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है इस वक्त, खासकर बलूचिस्तान में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जनाब का भाई मिनिस्टर का हवाले वालों के साथ बैठ के अचार बेच रहा है दुबई, या गोश्त बेच रहा है, या जो है ना ऊँट का चारा बेच रहा है। किस लिए बैठा होता है भाई?
हवाले वालों के पास आपका भाई बैठा होता है, दूसरा भाई जो है ना मुफ्ती साहबा के अस्पतालों में जो है ना कभी इसको आगे कहते, कभी इस फार्मासिस्ट को लगाओ, कभी उस फार्मासिस्ट को लगाओ। जो जनाब जाते हैं फार्मासिस्ट को निकालना है, आपने पैनाडॉल का गोली दिया है, आपने नंबर क्यों नहीं लिया, आपने पैनाडॉल का गोली दिया है, आपने फिलाने का शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं लिया, पैनाडॉल की गोली के लिए तुमको शनाख्ती कार्ड देते। खुदा को मानो भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जो ये 14 नवंबर को जो टेंडर होता है उसमें बेसिकली 3 जगह शामिल है, द न्यू ट्रामा सेंटर, संडेमम प्रोविजनल हॉस्पिटल एंड बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल। ये 3 शामिल थे कि इनके लिए नेगोशिएटेड टेंडरिंग के ज़रिए से इन्होंने मशीनरी लेनी है। इन्होंने क्या किया, अनलॉफुली इसको एक्सटेंड कर दिया, जो इस कमेटी का इख्तियार नहीं था, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, जिसमें के अंदर बलुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ BICVD को शामिल कर लिया, न्यू कैंसर हॉस्पिटल को शामिल कर दिया, बादशाह खान हॉस्पिटल को शामिल कर दिया, होल ट्रामा को शामिल कर दिया, सिविल को और बाकी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल थे उनको भी शामिल कर दिया। उन्होंने इस दायरा इख्तियार को बढ़ा दिया इल्लीगली। ये पहला पॉइंट है कि ये लोग इल्लीगली काम कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जितने भी सेट किए थे, ये सारे प्री फेवर कर रहे थे स्पेसिफिक बिडर्स को, ताकि उनसे किकबैक्स लिए जा सके, जिनसे कमीशंस लिए जा सके, ताकि इल्लीगल कमीशंस के ज़रिए से अपना पावर को जमाया जा सके। उसके अलावा ये जितना भी सामान ख़रीदा गया, ये डबल ट्रिपल उससे भी ज़्यादा रेट पे ख़रीदा गया। अब इसमें हम इसको कैसे पता लगेगा कि ये डबल रेट था, इन्फ्लेटेड रेट्स थे, नहीं थे, डबल था, ट्रिपल था, कम था, ज़्यादा था, कैसे पता चलेगा? एट द सेम टाइम अब ये इदारों का काम है, नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है कि वो इन सब की जांच पड़ताल करे। एट द सेम टाइम बलूचिस्तान के अलावा पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ पे पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो भी प्रोक्योरमेंट हुई है, ये मशीनरीज की ख़रीदारी हुई है, इन सब के रेट्स को कंपेयर किया जाए। तो अगर ये दूध के दुले हुए हैं करके आवाम के सामने दिखा दे, हमें शर्मिंदा करे, हमें आप लोग जुर्माना करो, हमारे खिलाफ जो भी सज़ा करते हो कर लो। अगर ये मुजरिम है तो इनको अब इन ओहदों पे नहीं बैठने देना चाहिए और इनको इनके ओहदों से फारिग करके इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पिछले अदवार में DG साहब ने अपने खिलाफ होने वाली इंक्वायरी को दबाया हुआ है और उसको मंजर-ए-आम पे आने नहीं दे रहा है और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने इस ओहदे की वजह से। और यही ये सेक्रेटरी करेगा, यही ये मिनिस्टर करेगा। तो लिहाजा हाई लेवल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और इन सबको इनके ओहदों से फारिग कर दिया जाए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये जो द टेंडर वाज नॉट पब्लिश्ड ऑन द BPEPRA वेबसाइट, ये अलग एक कहानी है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोफार्म्स पे जो किया, ये भी इनका, और जो इमरजेंसी क्लास है उसकी खिलाफ वर्जी हो गई। BPEPRA में के साइट पे नहीं है, वो खिलाफ वर्जी हो गई। आगे चलते हैं, आगे क्या खिलाफ वर्जी हुई है। जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, दे वर नेवर एवर अवेलेबल ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे यारों के। उससे अगली बात, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज जब काम पे बिड करते हैं तो उसके अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट को देखते हैं। आप BPEPRA के साइट पे जाके देख सकते हैं, मैं दावे से कहता हूँ किसी में भी एस्टिमेटेड कॉस्ट शो नहीं किया गया। ये एक अलग करप्शन की कहानी है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट को शो ना करना, उसकी क्या वो है। शॉर्ट बिडिंग विंडो पीरियड हो गया, इसमें जूनियर, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी कंपिटिटर्स थे वो बाहर हो गए। जो एडवर्टाइजमेंट था वो भी मिसलीडिंग था, विदाउट डिस्क्लोजिंग द एस्टिमेटेड वो हो गए। इसके अलावा जो है ना क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस थे जिसमें इलीगल कमीशंस हो गए। अब क्या इन्होंने कहानी कर दी, अब पैसे पेमेंट करना है, जून करीब है। रीगर तरीका ये है कि आप जून से पहले मंगवा लेते, उनके सारे इंस्पेक्शन करते, फिर उन लोगों को पेमेंट करते। इसमें किसी का अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इन्होंने क्या किया, जून से पहले ना फ्रीज़ करने का सोचा कि भाई फ्रीज़ नहीं करें। दूसरा तरीका ये था कानूनी कि आप फ्रीज़ करते, सरेंडर ना करते, अगले उसमें आके इस बजट में जुलाई में, अगस्त में उनको पेमेंट करते और अपना सामान रिसीव कर लेते, उसकी इंस्पेक्शन करते, फिर पेमेंट करते। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने फेक डिलीवरी चालान्स बनाई, फेक इनवॉइसेस बनाई, फेक कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, ये सारे ले जाके ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल AG ऑफिस में जमा कर दिए और पैसे सारे जो है ड्राइव करके ले गए। इसको कहते हैं एडवांस पेमेंट और फेक चालान्स के ऊपर। इसके लिए आप इंक्वायरी बिठा दें। DG ऑफिस के जो चालान्स है, जो हॉस्पिटल्स के चालान्स है, जो रियल मैन्युफैक्चरर्स है उनके जो चालान्स हैं, जो ओरिजिनल वो प्रोक्यूरिंग एजेंसीज है उनके जो चालान्स है, आया ये मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सच होगा तो मैच करेंगे, सच नहीं होगा तो पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा इनके ऊपर हाई लेवल की एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए।
जो नेगोशिएट टेंडरिंग का मैंने आपको बता दिया, रूल है 51(1) सबसेक्शन सी सबसेक्शन रोमन 3, ये बी पेपरा का रूल है। लेकिन ये जो जितनी इमरजेंसी इसमें कोई नहीं था, तो ये क्लास इधर बनता नहीं है। और इसके अलावा डेवलपमेंट का पैसा नॉन डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट से पैसा ड्रेन करते रहे और इस तरह से भी ये मुख्तलिफ मदों में यहाँ पे खर्च करते रहे। और इनको सबको आप ये ओवर प्राइसिंग वगैरह को दूसरे सूबों से कंपेयर कर सकते हैं। आखिर में द ब्लेंटेंट अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, मैनिपुलेशन ऑफ जो प्रोक्यूरमेंट का प्रोसीजर नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स अ वायलेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट लॉज बट आल्सो अ ग्रेव इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, ये रही इनकी इस करप्शन की कहानी। लेकिन करप्शन इधर ख़त्म नहीं होती है। अब इसी दौरान जब से ये तमाशा शुरू हुआ, हमने इनके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया, हमने इनकी चीज़ें डिग आउट करनी शुरू कर ली, तो इनके टाउट्स ने इनको इन्फॉर्म करना शुरू किया। इन्होंने मीडिया में एक शोशा छोड़ा, अजीब EPI वाले जो ना नेब को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। आप सुन रहे हैं कि कोई 1.5 अरब 2 अरब का करप्शन का कहानी चल रहा है EPI में, ये फेक है। अब ये मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा ये क्या कहानी है। और इसको कौन करवा रहा है? हज़रत मुफ्ती साहब, ये जनाब मुंशी साहब और हज़रत अल्लामा अक़दस बख्ते साहब। ठीक, वो इन चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये जब इस तरह की हरकतें करते हैं तब इंसान को रोना आता है, तब इंसान को गुस्सा आता है। वरना हमको कब इनको बख्शू कहते, कब इनको मुंशी कहते, कब उसको टिंगू ठेकेदार बोलते। हम मजबूर हो जाते हैं कि जब वो ऐसी हरकतें करते हैं। गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, ठीक है। ये अब जो स्कैंडल इन्होंने फैलाया हुआ है ताकि लोग डाइवर्ट हो और ट्रक की बत्ती के पीछे चले और इनके करप्शंस के ऊपर कोई बात ना करे और इस कहानी को कोई एक्सपोज ना करे। इन्होंने सारा डाइवर्ट करना शुरू कर दिया EPI के ऊपर। जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ ह्यूमनाइजेशन है, कहता है कि इन्होंने इतने वैक्सीन ख़रीदे हैं और हमें रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहे और पैसे इन्होंने खुर्द-बुर्द किए हैं। तो गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए। ये दुनिया के अंदर गावी के नाम से है। ये जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान जिनके अंदर आता है, तो ये उनके लिए वैक्सीन की ख़रीदारी करते हैं। तो वैक्सीन की ख़रीदारी में 97% पैसा ये गावी पे करता है। जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ है पाकिस्तान के लिए, जितने भी वैक्सीन ख़रीदे जाते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हो, बलूचिस्तान, सब के लिए 97% कौन पे करता है? गावी। रह गया 3%। गावी ने कहा कि 3% आप लोग भी पे करो, आपका भी शेयर होना चाहिए। तो इसमें तमाम जो है ना प्रोविंसेस जब इस पे बैठ गए तो इनके अंदर एक डिसीजन हुआ कि 3% की पेमेंट होगी कैसे। 3% जो पेमेंट है वो थ्रू NFC होगी, लेकिन थ्रू फेडरल होगी। इसमें इसको कहते हैं जो भी फाइनेंशियल ईयर में बजट होती है तो एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, वहीं से डिडक्शन करके फाइनेंस इसको फेडरल बेचता है, फेडरल फिर इसको यूनिसेफ को दे देता है, यूनिसेफ जाके इसकी परचेजिंग करता है। EPI बलूचिस्तान, EPI सिंध, EPI खैबर पख्तूनख्वा, EPI पंजाब इसकी परचेजिंग नहीं करता। तो ये जो कहानी ये लोग इस वक्त मार्केट के अंदर कर रहे हैं कि लोग कहें कि यार इतना बड़ा स्कैंडल है, वो जो है ना में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं कर रहा। भाई रिकॉर्ड सब कुछ अवेलेबल है, ये फेडरल ने ख़रीदा है। अब फेडरल से जाओ पूछो, उसने यूनिसेफ के थ्रू ख़रीदा, जाके यूनिसेफ से पूछ लो, वो आपको डाटा अवेलेबल करेगा। आप ऑडिट करते हो, सर में मारते हो, जो करते हो, लेकिन इस वक्त आवाम को गुमराह ना करें। ये 3% की पेमेंट इस तरीके से होती है। जो आप कह रहे हो कि हमें डाटा इनके पास आएगा कहाँ से, जब इन्होंने ख़रीदारी नहीं की। जब एक शख्स ने सामान ही नहीं खरीदा, वो आपको क्या बिल देगा कि मैंने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। आप जो है ना लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो कि EPI की तरफ, ताकि मेरे हज़रत मुफ्ती अमीरुल्लाह साहब की तरफ कोई ना देखे। तो जनाब ये 2025 है, इसके अंदर छुप नहीं सकते। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब कुछ बातें और आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। इसके अलावा पोस्टिंग्स हो रही हैं सिविल अस्पताल के अंदर, DG ऑफिस के अंदर, BMC के अंदर, ट्रामा सेंटर के लिए, इन सब के लिए 1 से 16 ग्रेड के जो ना पोस्ट है। तो खुदा रा यकीन जानो एक मार्केट लगी हुई है, एक मंडी बनी हुई है। रेट सुन लो, 1, 2, 3 के जो ग्रेड के हैं उसका 6 लाख रेट है, 4 ग्रेड का 8 लाख रेट है, 5 से 6 का 9 लाख रेट है, 9 का 15 लाख रेट है और 14 का एंड अबव का 18 लाख रेट है। माशाल्लाह। और इन सब के पीछे बैठा हुआ है CTSB। ये वही SBK से कहानी शुरू हुई थी, वापस वहीं पे आ गए CTSB। CTSB किसका है? हज़रत अक़दस मौलाना।
मुफ्ती बख्त खान काकड़, ठीक। अब ये इसकी आड़ में अब कह रहा है आने वाला एमडीकेट भी है, ये सीटीएसपी करेगा। ओ भाई सीटीएसपी ये क्या कर रहा है? अब इसको नाम दिया क्या, बलूचिस्तान फैकल्टी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट है, उसके खिलाफ एलिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लोग रिएक्ट करेंगे, उसको छुपा के कर वो रहा है। लेकिन बलूचिस्तान फैकल्टी ने आज तक कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जो आप उसे कंडक्ट करवा रहे हैं? बलूचिस्तान फैकल्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? खुद आप भी कहते हो कि यार आप लोग ये बलूचिस्तान फैकल्टी ये 2 नंबर डिग्रियाँ लोगों को देते हैं, ये खुद आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। तो जब ये सारी कहानी हो रही है तो इनके ये रेट्स लग रहे हैं, तो लिहाजा में इतना मजबूर न किया जाए कि हम उन बंदों के नाम आपको बताएं, ताकि उनको जाके आज मार्केट में आप 10 सिविल अस्पताल में फिरेंगे, बीएमसी में फिरेंगे, आपको सरेआम पता चलेगा कि कौन सा बंदा है, किसको कॉल करना है, किसको पैसे देना है, ऑर्डर कब मिलने हैं, पैसे कब मिलने हैं, कितना पेमेंट पहले होगा, कितना पेमेंट बाद में होगा। ये तो सारी कहानी चल रही है। और बलूचिस्तान के लोगों को इंकलाब का नारा देकर, मेरिट का नारा देकर ये जो है फरोख्त की जा रही है। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक होगा कि एक बंदा फेक डिग्री के साथ आएगा और ये पैसे पे करेगा, और वो जो है ना आके अस्पतालों में क्या सर्विस देगा जब उसको आता ही नहीं है, जब उसने कभी ओटी देखा ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर देखा नहीं, ऑपरेशन थिएटर में काम क्या करेगा? जिस बंदे को कभी ईसीजी उसने शक्ल नहीं देखे, वो ईसीजी को ऑपरेट कैसे करेगा? जिस बंदे ने कभी इकोकार्डियोग्राफी देखा नहीं है तो उसका केयर कैसे करेगा? जिस बंदे ने कभी वेंटिलेटर देखा नहीं है तो उसकी सेटिंग कैसे सही करेगा? तो ये इस तरह जो है ना फेक डिग्रीज के साथ लोगों को पैसे लेकर ये सूबे को जो है ना बलूचिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। तो लिहाजा इस पे हाई ऑफिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए और इन लोगों के इन पोस्टों को फ़ौरन से इनको रोकना चाहिए और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए हाई लेवल के ऊपर। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट, जनाब असम्बली के अंदर, असम्बली तो एक मुअज़्ज़ज़ फ्लोर होता है, ठीक है। हम कहते हैं द मोस्ट पावरफुल जो फ्लोर है वो असम्बली है नहीं, ये तो अलग कहानी है, उस पर अलग डिबेट है, लेकिन इस वक्त हम समझते हैं कि होना चाहिए, है भी। मेडिसन हमने अस्पतालों में 90% दे दी, कितनी? 90%। ये हज़रत मौलाना साहब असम्बली के अंदर फरमा रहे हैं कि 90% हमने मेडिसन प्रोवाइड कर दी। इस वक्त हमारे MSD के अंदर जो इनका आइटम लिस्ट है 2200 का, कितने का है? 2200 का। ये मैं आपको संडे में प्रोविंशियल हॉस्पिटल की लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये आपको प्रोवाइड भी कर लेंगे। इसमें इस वक्त 79 आइटम्स अवेलेबल हैं, जो 5% भी नहीं बनता है। कितना? 5% भी नहीं बनता, उससे भी कम है। 2200 आइटम्स जो ऑलरेडी मौजूद है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। 2200 आइटम्स में से कम 1000 तो होने चाहिए थे, कम से कम 700 तो होने चाहिए थे। और फिर आप 90% का दावा ना करते, हम ये बोलते हैं ना, ये उनकी अपनी वेबसाइट से, हेल्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल इसी तरह सूबे का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, इसके अंदर 70 आइटम्स अवेलेबल है। ये भी हेल्थ की अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने लोड किया कि ये मेडिसिन अवेलेबल है। आप अभी भी जा सकते हैं, एमरजेंसी की जितनी भी ड्रग्स हैं, चाहे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, डेक्सामेथासोन, एमियोडायरोन, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अभी भी आपको दावे के साथ कह रहा हूँ यार, मैं इधर बैठा हूँ, हो सकता है वो लोग प्रोवाइड करें, लेकिन मैं फिर भी आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्यों? ये इनका परचेजिंग लिस्ट के अंदर भी मौजूद नहीं है। और किस लिए नहीं है? क्योंकि इनका रेट बहुत कम होता है, इसमें कमीशन नहीं होता है। लाख रुपए का ट्रक भर के ले जाओ, पूरा सुजुकी भर के ले जाओ, 2 लाख का तो 10 लाख का लोगे तो फिर आप पूरा साल चलाओ, लेकिन ये उसमें नहीं करते हैं। इसमें परचेजिंग में इसको डालते नहीं है ताकि इसका कमीशन कम है, इसमें कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन ये ड्रग्स लोगों की जान बचाएंगी। विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स ये ड्रग्स की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो एक इंसान की जान चली जा सकती है। लेकिन चूंकि ये दरिंदे बन चुके हैं, ये खूंखार जानवर बन चुके हैं, इनको इंसानियत से कोई गरज नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से गरज है। इन्होंने हालिया सिविल अस्पताल और संडेमम प्रोविंशियल अस्पताल और गोला मेडिकल कम्प्लेक्स में फार्मेसीज़ बनाई है। फार्मेसीज़ एक ड्रामा है, एक तमाशा है। 1-1 लाख के खर्चे से हमने अपने शुरू के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलर्ट किया था कि एक नेगोशिएट टेंडरिंग की बात चल रही है। नेगोशिएट टेंडरिंग कहते किसे हैं? नेगोशिएट टेंडरिंग इमरजेंसी सूरत जब भी नाफिज होती है, खुदा न ख्वास्ता कोई डिज़ास्टर होता है, ज़लज़ला आता है, कोई फ्लड आ जाती है, कोई नेचुरल या अननेचुरल कोई भी डिज़ास्टर हो जाती है, कोई इमरजेंसी लग जाती है, जैसे कि हमारे सामने से हाल ही में 2019 में कोविड-19 यानी कोरोना गुजर चुका है। उस सूरत हाल में आप नेगोशिएट टेंडरिंग कर सकते हैं और इस नेगोशिएट टेंडरिंग के लिए आपने परमिशन लेना होता है सीएम बलूचिस्तान से। बिल्कुल सीएम बलूचिस्तान
परमिशन दे सकते हैं इस चीज़ की, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया एक बैकग्राउंड है कि क्या क्या होना चाहिए, तब जाके आप ये नेगोशिएट टेंडरिंग कर सकते हैं। आप साफ़ी हजरात से मैं सवाल करता हूँ, यहाँ हाल में बैठे हुए अपने बाकी दोस्तों से सवाल करता हूँ, बल्कि आपके तवज्जुह से पूरे बलूचिस्तान के अवाम से मेरा ये सवाल है कि आया बलूचिस्तान में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जिसके ऊपर नेगोशिएट टेंडरिंग स्टार्ट कर दी गई? तो जवाब हमें ना में मिलता है कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि जिस पे नेगोशिएट टेंडरिंग की जाती। बहरहाल साहिब इक़्तिदार ने नेगोशिएट टेंडरिंग के जो मास्टर्स हैं उसमें मौजूदा सेक्रेटरी शामिल हैं जो कि पेपरा से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीख के आए थे, और दूसरा ये आपका मिनिस्टर साहब हज़रत मौलाना बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, थोड़ा एहतराम के साथ, फिर आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, हज़रत मौलाना बख्त मोहम्मद काकड़ साहब जिसकी अभी तक SBK के अंदर CTSP के तहत होने वाली बदउनवानी अभी तक लोग भूले नहीं थे। हेल्थ में वो स्कैंडल है जो तारीख में कोई नहीं बोलेगा। सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना, ऐसा हमने किया जो डिकेड्स में नहीं हुआ है। बिल्कुल, डिकेड्स में ऐसा करप्शन नहीं हुआ है, डिकेड्स में ऐसा खुर्द-बुर्द हेल्थ में नहीं हुआ है। तो 14 नवंबर को एक टेंडर होता है नेगोशिएट टेंडरिंग के नाम से। इसमें सेक्रेटरी हेल्थ, DG हेल्थ और एक ये कमेटी बनाते हैं, प्रोक्यूरमेंट कमेटी का चेयरमैन DG हेल्थ साहब होते हैं। ये वो 14 नवंबर को नेगोशिएट टेंडरिंग के नाम से ये निकलती है मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए, और इसमें सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जाता है। पहले तो मैंने कहा ये नेगोशिएट टेंडरिंग बनती नहीं है, इमरजेंसी है नहीं, लेकिन चलो इन्होंने कर दिया, खैर है। तो इन्होंने नेगोशिएट टेंडरिंग कर दी और 3 दिन का टाइम दे दिया। तो इस 3 दिन के होना तो ये चाहिए था नवंबर, 14 नवंबर से 18 नवंबर इनका टाइम हो गया, तो होना चाहिए था 18 दिसंबर, 18 जनवरी, 18 फरवरी, 18 मार्च तक तो आ जानी चाहिए थी चीज़ें ना। इतनी बड़ी इमरजेंसी है। कोविड के अंदर जब ये सूरत हाल पेश आई तो 1 महीने के अंदर 1 लाख PP किट्स पहुंच चुके थे, बल्कि 15 दिन के अंदर। उसको कहते थे कि ये इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी में चीज़ें भी लाई गई, लेकिन फिर भी उन बेचारों को आज भी रगड़े में लगाया हुआ है। आज भी एंटी करप्शन 5 साल बाद भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि कोविड का 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं हुआ है आज तक। कुछ हुए हैं, कुछ बाकी हैं, लेकिन लोगों के ऊपर उधार के पैसे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई अभी तक पैसा पेमेंट हुआ नहीं है, कहता है इसने करप्शन किया। वो बंदा चीख चीख के कहता है कि भाई खुदारा मैंने अभी तक पेमेंट ही नहीं लिया है, पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है, तो करप्शन कहाँ है। जज से कहता है चलो आप मुझे भाई कन्विक्ट करो, मुझे सज़ा दो। जज किस तरह सज़ा, जज कहता है भाई मैं सज़ा नहीं दे सकता हूँ इस तरह के जब तक अभी तक पेमेंट नहीं हुई। तो ये कोविड की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ मौसूफ ने क्या कर दिया कि आज है 4 अगस्त 2025, टेंडर होता है 14 नवंबर 2024, और आज है कौन सा डेट, 4 अगस्त 2025। आज तक भी सामान कंप्लीटली नहीं पहुंचा। और इसमें जो मज़े की बात है, पैसों की पेमेंट हो चुकी है, जिसे एक सूरत में कहा जाता है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है, किसी भी बिजनेस रूल में अलाउड नहीं है। और इन्होंने जाके वो एडवांस पेमेंट्स जो है ना सारी उन्होंने उठा के कर दी हैं। ये आप जो है ना ये बोलाम मेडिकल कम्प्लेक्स का बजट देख सकते हैं, उसके अंदर जाके उनकी मशीनरी की पेमेंट हो चुकी है। ये संडेमम प्रोविंशियल हॉस्पिटल का ये बजट के अंदर जा सकते हैं कि जून 2025 से पहले इनकी सारी पेमेंट हो चुकी है, और मशीनरी अभी तक नहीं पहुंची। ये अभी कहानी को इधर रोक के ये कहानी आगे बताऊंगा कि इनके ऊपर क्या क्या इन्होंने गुल खिलाए हैं। ये अभी कहानी को थोड़ी देर के लिए इधर स्टॉप कर लेते हैं। फिर इसी तरह 14 जून को डिस्पोजेबल एंड कंज्यूमेबल आइटम्स के नाम से एक नेगोशिएट टेंडरिंग और होती है। उसमें भी 3 दिन का टाइम दिया जाता है। मेडिसिन की शॉर्टेज है, ठीक है भाई, आपको पहले करना चाहिए था, जनवरी में करना चाहिए था, फरवरी में करना चाहिए था, मार्च में करना चाहिए, नहीं,
टाइम लैप्स करके लास्ट आवर्स में कह रहे हैं कि हमने नेगोशिएट टेंडरिंग करनी है। तो नेगोशिएट टेंडरिंग में क्या क्या होना है वो तो मैंने आपको बता दिया। इसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी के सारी चीज़ें लाके, ये पहले भी पब्लिक में वायरल हो चुका है, इसी हवाले से हमने इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करवाया है कि कंज्यूमर आइटम्स की मद में कि किस तरह 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में, 10 रुपये की चीज़ 50 में, 50 की चीज़ 100 में और 100 की चीज़ 1000 से ऊपर में ख़रीदी गई। ये वो सारे आइटम्स हैं, ये सारी लिस्टें हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह नेगोशिएट टेंडरिंग का मिसयूज़ किया गया, किस तरह अथॉरिटी का मिसयूज़ किया गया, किस तरह पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ किया गया। और ये सारी चीज़ें अवाम के टैक्स का पैसा है और इसमें इन्वॉल्व है हज़रत मौलाना बख्त मोहम्मद काकड़ साहब, हज़रत अक़दस मुजीबुर्रहमान पानजी साहब और मुफ्ती अमीनुल्लाह मंदोखेल DG साहब, ये इन्वॉल्व है। प्रोक्यूरमेंट का चेयरमैन वो है, अथॉरिटी ये यूज़ कर रहे हैं। और ये रही 2 नेगोशिएटिंग टेंडर्स की बात। और ये नेगोशिएटिंग टेंडर्स के अंदर क्या क्या इरेगुलरिटीज़ हैं, ये मैं एंड पे जाके ज़रा मैं इनके टेंडर्स की कहानियाँ, इनकी एडवांस पेमेंट की कहानी आपको बता दी। इन्होंने जो जो टेंडर्स किए गलत किए, फिर भी उसके अंदर भी जाके एडवांस पेमेंट्स कर दी। होना तो ये चाहिए था कि ये सामान पहुँच जाता, इसका एक इंस्पेक्शन टीम बनता है, वो आके इंस्पेक्शन करता है कि आया मैंने नेस्ले का पानी मांगा है, किस कंपनी का पानी है, ये वो है या नहीं है, आया मैंने इस कंपनी की मशीन मांगी, ये मेरे स्पेसिफिकेशंस थे, वो स्पेसिफिकेशन सारे चेक होते हैं और इनके बाद जाके वो पैसों की पेमेंट होती है। यारों ने क्या किया, पेमेंट पहले कर दिया, एडवांस पेमेंट जून आ रहा है उससे पहले, भाई कोई मसला नहीं था, जून आ रहा था पैसे फ्रीज कर लेते, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। लेकिन नहीं, इनको खतरा था ऐसा ना हो कि इनकी मिस्ट्री चली जाए, DG साहब को खतरा था उनका पोस्ट ना चला जाए, सेक्रेटरी साहब को खतरा था कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ना हो जाऊँ। तो इस उजलत में इन्होंने एडवांस में पेमेंट्स कर दी और एडवांस पेमेंट इज़ अ क्राइम। और इस क्राइम के अंदर माजी में भी लोग जेलों में जा चुके हैं। उसके बाद सबसे बड़ा वबाल कहाँ पे आ जाता है, 6 मई को फिर से DG ऑफिस में एक टेंडर फ्लोट करता है। एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ टेंडर्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह टेंडर्स फ्लोट करते हैं। ठीक, ये सारे टेंडर्स हैं। अब इसमें ये सारे टेंडर्स है, बीपेपरा के साइट पे आप जाके ये सारी चीज़ें देख भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, उसमें से सारा डाटा भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये अपलोड हो गई। अब जैसे ये टेंडर जिस दिन आता है अखबार में, 6 तारीख को उन्होंने अपलोड कर दिया, 7 तारीख को ये आता है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया में एक इदारा है जो पूरी दुनिया में करप्शन के ख़िलाफ़ काम करता है। वो एक विसल ब्लोअर है कि किसी न किसी तरीके से करप्शन को रोका जा सके और लोगों का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में गलत इस्तेमाल ना हो। तो वो DG साहब को 7 तारीख को एक लेटर लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कि मोहतरम अक़दस मुफ्ती अमीनुल्लाह साहब, आपने जो टेंडर किया है इसके अंदर बीपेपरा 2014 के रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, रूल नंबर 16 रिस्पॉन्स टाइम। तो लिहाजा आप इसको कोरिजेंडम कर दें। किस लिए कोरिजेंडम कर दें? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज कोटा इज रिक्वेस्टेड टू रेक्टिफाई द वायलेशन एंड इशू कोरिजेंडम इन अकॉर्डेंस विद द बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2014 टू अवॉइड मिस प्रोक्यूरमेंट, कि मिस प्रोक्यूरमेंट ना हो अंडर रूल 57। Transparency International Pakistan is striving for across the board application of rule of law, which is the only way to stop corruption and achieve zero tolerance against corruption. तो ये उन्होंने 7 तारीख को लेटर लिखी है और इस दौरान इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का 2023 की काजी फाइज ईसा के जजमेंट का भी हवाला दिया कि ये क्यों नेसेसरी है। ये फिर से वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अगला डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इनके टेंडर के साथ अटैच करके इनको भेजा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इज नॉट अ कंप्लेनेंट, इट एक्ट्स एज अ विसल ब्लोअर एंड ऑपरेट अंडर आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, which gives the right to public to know
How government is being run by public officers. Article 19A makes the right to access of information pertaining to public authority a fundamental right. And a 3-member bench in the case of Mukhtar Ahmed Ali versus the Registrar Supreme Court of Pakistan, Islamabad, headed by the Chief Justice Qazi Faiz Isa, in the landmark judgment of on 16th of October 2023 in CP number 3532/2023 has declared that what previously may have been on a need-to-know basis, Article 19A, the Constitution has transformed it to a right to know. The access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under the Article 19A of the Constitution. तो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़बरदार किया मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब खुदारा आप जो कर रहे हो ये गलत है, लेकिन चूँकि ये नशे में चूर होते हैं और ऑफिस में बैठते नहीं हैं, तो ये बदमस्त घोड़ों की तरह करप्शन की दौड़ में, पैसे बनाने की दौड़ में, तो इन्होंने पैसे कब्र में भी ले जाने हैं तो ये लेके जाएंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बेचारे ने क्या किया, 13 मई को अगला लेटर लिखा। ये उसका अगला लेटर है कि भाईजान गलती कर रहे हो, रुक जाओ भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, ये गलतियां हो रही है। फिर से वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है काजी फैज ईसा का कि भाई अवाम का पैसा है, अवाम को पता होना चाहिए कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है, ये पता तो होना चाहिए लोगों को। लेकिन डीजी साहब बदमस्त घोड़े की तरह इसमें कहीं पे भी रुकने को तैयार नहीं है। अब ज़रा आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहता हूँ कि इसमें यह सारा तमाशा हुआ कैसे और इसमें इरेगुलरिटीज़ क्या हुई। पहले बताया 14 नवंबर को नेगोशिएट टेंडरिंग होती है, गलत हुआ। नेगोशिएट का कोई नहीं बनता, कोई इमरजेंसी नहीं थी, फिर भी इन्होंने किया लेकिन इमरजेंसी में सामान पहुँचाना चाहिए था, नहीं पहुँचाया। फिर सामान आना चाहिए था, पेमेंट नहीं होना चाहिए था, सामान का इंस्पेक्शन होता, सामान का क्लियरेंस होता, उसके बाद पैसे का पेमेंट होता। एडवांस पेमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में 15% मोबिलाइजेशन कीमत में, एडवांस मोबिलाइजेशन कीमत में कंस्ट्रक्शन के काम में अलाउड है। बाकी मशीनरी में, इक्विपमेंट में, मेडिसिन में, किसी भी चीज़ में एडवांस पेमेंट अलाउड नहीं है। पहले इंस्पेक्शन होगी चीज़ें वही हैं कि नहीं है, क्या बायोमेडिकल इंजीनियर जो बैठे हुए हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर जो स्पेसिफिकेशंस दिए सामान वही है कि नहीं है, आया रेट्स वही हैं कि नहीं है। अभी अगर आप एक 80 लाख का मशीन 20 करोड़ में ख़रीदते हो तो आप बताओ पैसा किसका है? मेरा और आपका, इस आवाम का है, बलूचिस्तान के लोगों का पैसा है। तो अगर आप एक 9 लाख का डेंटल का चेयर 90 लाख में जाके ख़रीदते हो तो ये पैसा किसका है भाई? आवाम का है, बलूचिस्तान की आवाम का है। ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है।